गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखिए, क्लास 11th में जो पहला चैप्टर है वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड, या हिंदी में कहते हैं इसको भौतिक जगत। भौतिक जगत में जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं फिजिक्स के बारे में, भौतिक के बारे में। भौतिक, अगर विज्ञान की बात की जाए, विज्ञान अंग्रेजी में से हम साइंस कहते हैं। विज्ञान शब्द का या साइंस शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं का तथा वैज्ञानिक प्रेक्षणों के आधार पर क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को डिफाइन करने के लिए कुछ विभिन्न शाखाएं बनाई गई हैं, मुख्य रूप से जो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, खगोल विज्ञान इत्यादि। आपने 10th में अभी तक केवल साइंस के बारे में ही पढ़ा था। साइंस की तीनों शाखाएं आपके क्लास 10th में थी, लेकिन इनको अलग अलग रूप से इस बार हम पढ़ेंगे। जैसे 11th के स्टूडेंट में अगर देखा जाए तो 11th के स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट अलग अलग रूप से पढ़ने रहेंगे। 11th में ये बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका या तो आप बायोलॉजी पढ़ें या इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री ये आपके कंपलसरी हैं, ये अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसके तहत आगे चल के 2022 से इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो तब की तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये नियम आपका चल रहा है 2022 तक। तो एक किताब आपकी जो फिजिक्स है वो मैं पढ़ाऊँगा। फिजिक्स या भौतिक, अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको भौतिकी। भौतिकी या भौतिक विज्ञान विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक परिघटनाओं का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करना किसके अंतर्गत आता है? भौतिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है। विभिन्न प्रकार हमारे आसपास की जितनी भी परिघटनाएं हो रही हैं, कि जितनी भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, प्राकृतिक परिघटनाएं, वो किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हो गई या कोई भी आपके संसाधन उत्पन्न हो रहे हैं जो विज्ञान की सहायता से प्राप्त किए जा रहे हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके भौतिक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। रसायनों से संबंधित जो भी जानकारियां होंगी वो किसके अंतर्गत आएगी? रसायन विज्ञान। इसी प्रकार से जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में जो भी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं वो क्या आती है? आपकी बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हम बात करेंगे केवल फिजिक्स की। फिजिक्स, भौतिकी अगर कहा जाए तो केवल दो चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन से? द्रव्य और ऊर्जा। यानी कि कहने का मतलब है ये बेसिक किस पे करता है? द्रव्य पे और ऊर्जा। द्रव्य जिसका स्वयं का द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, वही आपका क्या द्रव्य होता है। द्रव्य के भी कितने पार्ट होते हैं आपके? जैसे अगर द्रव्य, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैटर। द्रव्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। देखिए, अगर कहा जाए ठोस, जो जिनके अणु आपस में नज़दीक होते हैं वो क्या कहलाता है? ठोस। जिसकी द्रव की बात अगर की जाए, जिनकी अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके द्रव, यानी कि तरल अवस्था, लिक्विड, सॉलिड और गैस। और गैस में क्या होते हैं? ठोस और द्रव इन दोनों से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर होते हैं। ये तो बात हो गई द्रव्य। ऊर्जा, ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया द्रव्य और ऊर्जा। ये दोनों चीज़ें किसके सन्निहित हैं? आपकी भौतिकी के अंतर्गत। उसके बाद आपकी एक हेडिंग आती है भौतिकी का कार्य क्षेत्र। आखिर ये भौतिक विज्ञान कैसे, अगर ये कहा जाए साइंस
साइंस के पार्ट के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गई, और भी एस्ट्रोनॉट, खगोल विज्ञान और अन्य प्रकार के विज्ञान की शाखाएं हो गई। तो उसी प्रकार से फिजिक्स की बात की जाए, अगर भौतिकी की बात की जाए, उनमें भी अलग अलग आपकी शाखाएं उत्पन्न होती हैं। तो उनको सुचारू रूप से व्यवस्थित करके प्रदर्शित करने के लिए उनको विभिन्न कार्य क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे इसके लिए भौतिकी के कार्य क्षेत्र को दो मुख्यतः भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या कहलाता है, स्थूल प्रभाव क्षेत्र, और दूसरा आपका होता है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। पहला स्थूल और दूसरा सूक्ष्म, अंग्रेजी में मैक्रोस्कोपिक, और इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक। अब देखिए, स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत इसके कुछ मुख्य भाग हैं, जैसे यांत्रिकी, नंबर 2 ऊष्मागतिकी, नंबर 3 वैद्युतगतिकी, नंबर 4 प्रकाशिकी, पहले की बात करते हैं यांत्रिकी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिक्स। आपने पिछली कक्षाओं में एक परिभाषा पढ़ी थी यांत्रिक ऊर्जा। इसकी परिभाषा के अनुसार गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के संयोग को ही हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि विभिन्न प्रकार की गतिशील व्यवस्थाओं और स्थिर अवस्थाओं का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, गतिशील अवस्थाएं तथा स्थिर अवस्थाएं, जो भी कणों की गतिशील अवस्था तथा स्थिर अवस्था का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो क्या है, आपकी यांत्रिकी है। दूसरी है ऊष्मागतिकी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ऊष्मा के अध्ययन, ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा की 3 विधियां हम जानते हैं ऊष्मा संचरण की, चालन, संवहन, विकिरण। इन या ऊष्मा से संबंधित जितनी भी परिघटनाएं उत्पन्न होती हैं, इनके बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वैद्युतगतिकी, इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वैद्युत ऊर्जा से संबंधित जितनी भी परिघटनाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती है, आपकी वैद्युतगतिकी। चौथा है आपका ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, यानी कि प्रकाश से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, तरंगाग्र, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो भी प्राप्त होती है वो क्या होता है, किसके अंतर्गत आएगा, आपका प्रकाशिकी के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, स्थूल प्रभाव क्षेत्र यानी कि माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आपको यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी की कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाओं के बारे में जो भी जानकारी होगी, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, वो आपको 11th के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। ये आपका 11th के सिलेबस का है। ठीक है, इन दोनों के बारे में मतलब विस्तृत अध्ययन आपको 11th के सिलेबस में करना है। और ये वैद्युतगतिकी और प्रकाशिकी ये आपका 12th के अकॉर्डिंग है। ध्यान रखिएगा, वैद्युतगतिकी मैंने आपको अभी बताया कि वैद्युतगतिकी क्या है, विभिन्न प्रकार की विद्युत संबंधित चुंबकीय परिघटनाएं और वैद्युत आवेशों से संबंधित जो भी जानकारियां होंगी वो किसके अंतर्गत आती है, आपकी वैद्युतगतिकी। आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हो आवेशों के बारे में, या इसके सूत्र के शुरुआती सूत्र आपने कूलाम, एम्पियर, ओस्टेट, इन्होंने ही आपने इसके शुरुआती सूत्र का प्रतिपादन किया था। हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा था कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश का प्रतिपादन कैसे होता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें वो आपके 12th में है। ठीक है,
प्रकाशिकी, प्रकाशिकी बारे में भी आपने हाई स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रिज्म किसे कहते हैं, और अगर देखा जाए तो लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में, ठीक है, मानव नेत्र के बारे में, ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी किसके अंतर्गत आ रही, मतलब जो प्रकाश से उत्पन्न होती हैं जो अवस्थाएं, जितनी भी परिघटनाएं, वो क्या हो रही है आपकी प्रकाशिकी के अंतर्गत रखी गई है। उनका अध्ययन करने के लिए ये क्या है आपका ऑप्टिक्स रखा गया है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ हेडिंगें आपको, जैसे नई चीज़ें आ रही हैं, पुरानी चीज़ें तो हैं ही, कुछ नई चीज़ें जैसे विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, तरंगाग्र हो गया, ये सब चीज़ें आपको क्या होगा 12th के सिलेबस में मिलेगा। क्लियर हुआ? ये जो ऊपर की 2 शाखाएं हैं इसके बारे में आप क्या पढ़ेंगे 11th में पढ़ेंगे, और इन दोनों शाखाओं के बारे में आप 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो केवल छोटे रूप में हम इसके बारे में बात चर्चा कर रहे हैं, आगे चल के इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत केवल 2 पार्ट ही इसके आते हैं। कौन कौन से? पहला है कण भौतिकी और दूसरा है क्वांटम भौतिकी। कण भौतिकी नंबर 1 पार्टिकल फिजिक्स, इसके बारे में नाम से ही पता चल रहा है, जो कणों के अध्ययन के बारे में। ध्यान रखिएगा, स्थूल का मतलब होता है विस्तृत मतलब बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब अत्यंत छोटे छोटे कण, कणों के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए सबसे पहला इसमें क्या है कण भौतिकी, और आप जानते हैं ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्मतम कणों के रूप में अगर देखा जाए तो किसको कहते हैं परमाणु। अब अगर परमाणु के बारे में अगर चर्चा की जाए तो उसके बाद भी पहले तो कहा जाता था सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता था। उसके बाद इसके बारे में डिटेल आई कि परमाणु के भी अंदर नाभिक होता है, और उसके बाद नाभिक को सबसे छोटा माना गया, फिर नाभिक से भी छोटा माना गया, नाभिक के भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, जैसे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वैसे नाभिक के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर काटते हैं। इसका भी आप अध्ययन, इन दोनों के बारे में आपने काफ़ी हद तक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, लेकिन कणों की बात यहाँ पर की गई थी तो कणों के रूप में फिजिक्स में ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, जो रसायन से संबंधित नहीं होकर केवल कणों के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, कणों के रूप में, और ज़्यादा छोटे में क्वांटम भौतिकी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे आप समझने के लिए, या मैंने नोट्स भेज दिए। अगर आपने नोट्स अभी नहीं प्राप्त की है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप जाकर नोट्स सेव कर लीजिए और उसकी नोट्स तैयार कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग अगली हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे।